वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन थियरी और दूसरा माइनस मार्किंग किस तरह से अभ्यर्थियों के लिए वरदान है। हम इन दोनों को समझेंगे और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आपकी मदद करेंगे और आपको मेरिट में लाकर खड़ा कर देंगे अगर आप समझदारी से इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एलिमिनेशन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि परीक्षाओं की प्रकृति में किस तरह से अब बदलाव हुआ है। आज से 7 साल 10 साल पहले प्रश्न बड़े सामान्य होते थे। एक स्टेटमेंट दिया जाता था क्वेश्चन और उसके नीचे 4 ऑप्शन होते थे जिसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना था और आप जीत जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये एक प्रश्न है और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1938, 1942, 1930 या 1919। ये बड़े सरल प्रकृति के प्रश्न होते थे जिसमें जो आपने रटा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल ऑब्जेक्टिव पेपर आपके डिसीजन मेकिंग की परीक्षा ज़्यादा ले रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके डिसीजन मेकिंग की परीक्षा है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करते हैं, नोट्स याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते। उसकी कुछ तो वजह है। उसकी वजह यह है कि एक तो वे एलिमिनेशन थियरी से अनजान हैं और दूसरा वे ये नहीं जानते कि माइनस मार्किंग को किस तरह से फायदे के सौदे में बदला जाए। चलिए एलिमिनेशन थियरी पर चलते हैं। एलिमिनेशन थियरी आपको ये बताती है कि जो प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप गलत उत्तर को एलिमिनेट करो, हटाओ। ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो कोई ऐसा फैक्ट जो आपको पक्का यकीन है कि ये बिल्कुल गलत है, उसको पकड़ लो, या कोई ऐसा फैक्ट जो आपको पक्का यकीन है कि ये बिल्कुल सही है, उसको पकड़ लो और उसके आधार पर आप एलिमिनेशन को आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आइए हम एक कठिन प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित तथ्यों पर विचार कर सही कूट चुनिए और उत्तर दीजिए। अब इसमें 4 स्टेटमेंट आ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आ रहा है आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तीसरा स्टेटमेंट है मौलवी अहमदुल्ला ने लखनऊ में नेतृत्व किया और चौथा ऑप्शन है आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं रहा। अब हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए हम एलिमिनेशन थियरी का इस्तेमाल करते हैं और हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। जिसने सामान्य ज्ञान को सामान्य तरीके से भी पढ़ा होगा, यानी 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें भी पढ़ी होगी, वो अभ्यर्थी अच्छी तरह जानता होगा कि आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। ये बड़ा सामान्य सा फैक्ट है। तो अब हम इस एक फैक्ट को पकड़ लेते हैं। अब नीचे आते हैं ऑप्शन के अंदर। जिन ऑप्शन के अंदर एक नहीं लिखा हुआ है वो ऑप्शन आपके डायरेक्टली ही गलत हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं हम। जैसे हम यहाँ से सी को एलिमिनेट करेंगे और यहाँ एफ को एलिमिनेट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो 6 ऑप्शन थे उसमें से 2 जा चुके हैं, लेकिन 4 अभी भी हमारे पास हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अच्छी तरह से अगर आपने इतिहास को पढ़ा है, राजनीति को पढ़ा है, राजनीतिक इतिहास पढ़ा है, तो आपने बंग भंग आंदोलन जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। और हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन करने वाला जो हमारा गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। तो कर्जन का संबंध 1905 से आ रहा है। महात्मा गांधी का आंदोलन 1942 में शुरू हो रहा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 पूरी तरह से गलत है। जब आप ये कंफर्म हो जाएं, इसमें आपको लिंक्स को जोड़ना पड़ेगा। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है आपके पास, बहुत पढ़ रखा है आपने। आपको उस ज्ञान को अप्लाई करना। तो अब हम अंदाज लगा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया, करीब 35 साल से ज़्यादा का फर्क आ गया। ये दूसरा स्टेटमेंट 100% गलत है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है उन ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर देंगे। चलिए हमने ए को एलिमिनेट किया, बी को एलिमिनेट किया और डी को भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास 1 और 4 बचे हैं, बाकी सभी हम एलिमिनेट कर चुके हैं।
अब यहाँ गौर कीजिए, आपको ये भी नहीं पता है कि मौलवी अहमदुल्ला थे कौन, आप नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ा। हालांकि ये वो हस्ती है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था, वो मौलवी अहमदुल्ला थे। लेकिन अभी आपको ये याद नहीं आया कि मौलवी अहमदुल्ला ने 1942 में कहाँ नेतृत्व किया, इनका संबंध 1942 से है भी या नहीं। लेकिन अगर आपने एलिमिनेशन थियरी का ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो दो स्टेटमेंट आपको अगर समझ में आ जाते हैं तो बाकी दो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। ये होती है एलिमिनेट थियरी। अब हम बढ़ते हैं कि माइनस मार्किंग वरदान कैसे। चलिए देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे गौर कीजिए कि मान लेते हैं किसी परीक्षा में 100 सवाल है और प्रत्येक सवाल का 1 नंबर है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो वो आपके काउंट हो जाता है, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 नंबर आपके कट जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर 4 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा, 1 प्रश्न और माइनस में चला जाएगा। अब होता क्या है कि 100 में से 60 प्रश्न, 55 से 60 प्रश्न एवरेज होते हैं जिसको कोई भी कर लेता है। 60 से 80 तक जो प्रश्न होते हैं, यानी जो शेष 40 प्रश्नों में से जो 20 प्रश्न होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और अंतिम 20 जो होते हैं वो मेरिट बिल्डिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। उनके आधार पर मेरिट तय होती है। अब आप सोचें कि अगर आप सिर्फ 60 प्रश्न करके बैठ जाएं और ये उम्मीद रखें कि आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि माइनस मार्किंग हो गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इतना ज़्यादा खौफ बच्चों में बैठा दिया है कि वो इससे डरने लगे। पेपर में जैसे ही पढ़ते हैं माइनस मार्किंग है और उनका कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर वो कॉमन सेंस के आधार पर दे सकते थे, उनके उत्तर भी वो नहीं देते। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये माइनस मार्किंग किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रही है। आइए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने 100 में से 60 प्रश्न बिल्कुल सही कर दिए, और अब आपके सामने शेष 40 प्रश्न हैं। इन शेष 40 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड है, यानी जिनके बारे में आपको कुछ नहीं जानकारी है। न तो आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, न उसके 4 में से कोई भी एक ऑप्शन समझ में आ रहा है। इन 10 को भी आप हटा दीजिए। अब आपके सामने होंगे 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों पे जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से करीब 22 से 25 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको या तो एक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होगी या 2 स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होगी। तो अगर आपको किसी भी वाक्य के, किसी भी प्रश्न के एक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी है तो आपके सफल होने की उम्मीद है 25%, आपके प्रश्न के सही जाने की उम्मीद है। लेकिन और अगर आपको 2 स्टेटमेंट के बारे में जानकारी है तो आपके सफल होने की, प्रश्न सही जाने की उम्मीद 50% होगी। समझ में आ रहा है आपको? अब जनरल ट्रेंड क्या रहता है? मान लीजिए ये 30 प्रश्न हैं जिन्हें आपने अटेंड किया है, जिन्हें आपने अटेम्प्ट किया है। तो इन 30 में से हम ये मानते हैं कि आपके 15 प्रश्न सही हो गए और 15 प्रश्न गलत हो गए, या 14 प्रश्न सही हो गए, गलत का और रेशो बढ़ा दो, 16 प्रश्न आपके गलत हो गए। क्या आपको नुकसान हो रहा है या फायदा? आइए इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि एक प्रश्न गलत होने पर 1/4 अंक कटते हैं, यानी 16 नंबर अगर कटे हैं, 16 प्रश्न अगर हमारे गलत हुए हैं तो 16 तो वो और 4 और मान लीजिए, तो 16 और 4 20, ये 20 नंबर आपके माइनस हो गए। लेकिन आपने जो अटेम्प्ट किया है एलिमिनेशन थियरी का इस्तेमाल करके, उसमें आपके 14 प्रश्न सही चले गए हैं। इसका मतलब ये 14 नंबर आपके इन 60 नंबर में जुड़ेंगे और आपकी टोटल को पहुंचा देंगे 74, और 70 प्लस होने के बाद आपके सफल होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो माइनस मार्किंग वरदान किस तरीके से है कि यदि हमें एलिमिनेशन थियरी समझ में आती है, हम उसको ढंग से समझते हैं और एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिनके बारे में 1 या 2 स्टेटमेंट के बारे में हम कंफर्म हैं, या एक स्टेटमेंट के बारे में ही हम कंफर्म हैं, और ऐसे अगर आप 30 प्रश्न भी करते हैं और उसमें से आपके 16 गलत हो जाते हैं, फिर भी जीत आपकी। ये कमाल है माइनस मार्किंग को पॉजिटिव तरीके से लेकर पेपर को सॉल्व करने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी इस तरह की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।